ठीक है, तो ये लिंक जो है मैं अभी यहाँ पे पिंग कर देता हूँ चैट पे। स्टैटिक स्टैटिक वेबसाइट का मेन पर्पस हमारा होता है कि अगर हमें कोई कंटेंट ही दिखाना है जिसमें कि कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा, उस तरह का जो वेबसाइट्स होता है जिसमें कि टीवी इन्वॉल्व नहीं होगी, वो स्टैटिक वेबसाइट होगी। और जहाँ डीबी इन्वॉल्व होगा वो डायनेमिक वेबसाइट होगी। तो स्टैटिक वेबसाइट जो होता है उसका कंटेंट अगर मान लो आपने किसी डायरेक्टरी में रख दिया है, फाइल फोल्डर में रख दिया है, तो आप हर बार ना वही फाइल फोल्डर को बस दिखा रहे हो। और अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपने उस फाइल में कुछ नया उस फोल्डर में कुछ नया फाइल डाल दिया। अभी ये बता रहा है कि कैसे करना है अपने को होस्टिंग। तो इसने बताया कि ये 4 स्टेप्स हैं और इसमें सैंपल कोड भी दे रखा है छोटा सा ना, जेएस का और सीएसएस का। परमिशन देने बोल रहा है, फुल परमिशन, पब्लिक परमिशन देने बोल रहा है बकेट को। उसके बाद बकेट पे परमिशन लगा दिया, फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख दिया। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये कंटेंट डाल दिया, इसको कॉपी पेस्ट करके एक फ़ाइल बना लेना आप लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, उसमें ये कंटेंट डाल के और उसको अपलोड कर देना, जैसे ये अपलोड किया है इसने बकेट के अंदर में। उसके बाद ये पॉइंट करा रहा है तो उसका खुल रहा है। एक बार इसको वारंटी करके देखना, इसको खोल के देखना। अच्छा, आज हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन हमारा एक रह गया है ना? तो क्लाउड फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। अभी बेसिकली हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करने बोले कोई, तो हम लोग ईज़िली जाते हैं अकाउंट पे, और अगर कोई मुझे बोले कि S3 बकेट क्रिएट कर दो तो मैं ईज़िली जाके बकेट क्रिएट कर दूँगा क्लिक, क्लिक, क्लिक करके, है ना? उसी तरह अगर मुझे कोई EC2 बोले तो कुछ क्लिक्स करूँगा और बना दूँगा। तो कोई भी रिसोर्स अगर मुझे बनाने के लिए कोई बोलेगा तो मैं 1-2 जगह क्लिक करूँगा और वो मेरा रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये होती है कि अगर डेवऑप्स है तो फुल ऑफ ऑटोमेशन होना चाहिए, ठीक है? कोई भी काम रिपीटेड नहीं होना चाहिए कि अब मान लो अभी अरविंद ने कोई बनाया S3 बकेट, और अगर रोशन को भी सेम बकेट बनाना पड़े तो रोशन भी सेम प्रोसेस में जाएगा और क्लिक 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 करके बनाएगा। और अगर चलो ठीक है एक बकेट तो बना दिया, अगर वहाँ पर 10 बकेट या 20 बकेट बनाने के आ जाएगी बात, तो फिर वहाँ पे बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी सिचुएशन, है ना? हर एक चीज़ मैनुअल करना इट्स वेरी टाइम टेकिंग। और बार बार करने से क्या होता है कि आदमी थोड़ा गलतियां भी कर देता है, कहीं पर कोई परमिशन छूट गई, कहीं पर कुछ छूट गया। मैनुअल टास्क में ऐसा होता है मोस्टली। अगर आपको एक ही काम को मैनुअली करने बोले तो आप बार बार करते करते भी कुछ ना कुछ गलतियां हर एक बार में करोगे ही करोगे, या फिर हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग जाए करने में। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविज़न करना भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं कि अगर मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न करना है, अगर मुझे EC2 लॉन्च करनी है ना? तो उसका भी कोई ऑटोमेटेड वे होना चाहिए जिससे कि मैं कुछ कोड चलाऊं और कमांड चलाऊं और मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए बहुत सारे टूल हैं बाहर में, है ना? बाहर में बहुत सारे टूल हैं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ओपन सोर्स टूल बहुत सारे हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म एक ओपन सोर्स टूल है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए यूज़ होता है ना? उसके थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्जनिंग कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और किसी भी क्लाउड में वो यूज़ कर सकते हो टेराफॉर्म को। तो टेराफॉर्म बेसिकली क्लाउड इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टूल है, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IaaC, है ना? अब बाहर में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं,
एडब्ल्यूएस भी अपना एक ऑटोमेशन टूल एडब्ल्यूएस के पास में भी है, और उस ऑटोमेशन का टूल है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन में और देखते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन बेसिकली करता क्या है और क्या क्या कर सकता है हमारे लिए। तो आपका हर एक रीजन, ये भी रीजन स्पेसिफिक टूल है, जैसे अदर सर्विसेज होती है ना उसी तरह से। तो इस रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर आप उस रीजन में, जैसे इस रीजन में अगर ओहायो में कोई EC2 है तो उस EC2 को आप डायरेक्टली मुंबई रीजन में किसी और रीजन में यूज़ नहीं कर सकते हो, है ना। आपको स्नैपशॉट बनाना होता है, फिर AMI को बनाना होता है, फिर AMI बना के मूव करते हो दूसरे में, तब जाके आप उसी का सेम मशीन लॉन्च करनी है तब कर सकते हो। सिमिलरली क्लाउड फॉर्मेशन भी इस रीजन स्पेसिफिक टूल है। अब ये मैनेजमेंट है तो रीजन स्पेसिफिक होना है, इसका लाजमी है कि यहीं पर रहेगा ये। अब किस तरह का काम कर सकता है ये आपके लिए और कैसे करता है ये काम। तो बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन, इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको कभी भी लॉन्च करना हो फ्यूचर में, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर अपने लिए भी, तो हमेशा इसका जो डॉक्यूमेंट है इसी पे जाना, क्योंकि इसके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। Just give me 1 second. अरे इसका डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आ रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन, ये है इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब क्लाउड फॉर्मेशन ना कुछ पर्टिकुलर कीज़ पे ही काम करता है ना। कि अगर कुछ पर्टिकुलर कीज़ होगी तो अगर आपको कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन लिखना है तो बेसिकली आपको वो पर्टिकुलर कीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी किसी भी टेम्पलेट को लिखने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन में जो भी कोड आप लिखते हो, है ना, वो जेसन या फिर YML, इन्हीं को सपोर्ट करता है। यही दो फॉर्मेट को क्लाउड फॉर्मेशन सपोर्ट करता है, या तो जेसन होगा या YML होगा। ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आदमी जब भी कोड लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर डेवलपमेंट का, तो कोई भी चीज़ ना स्क्रैच से कोई नहीं लिखता है। ठीक है। अभी आप अगर कार में अपना पंचर बनवाने जाओगे तो आप ऐसा नहीं होगा कि यार उसको बोलोगे कि भाई तुम एक काम करो, पहले टायर तुम आविष्कार करो, फिर वो नया टायर मुझे लगा के दो। ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी दोबारा री इन्वेंट नहीं करेगा उसको, व्हील को। तो उसी तरह इसमें भी क्या होता है कि कोई भी जो कोड्स होती हैं कहीं भी, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो डेवॉप्स हो, चाहे QA का आदमी बंदा हो, कोई सा भी बंदा हो, हमेशा जो कोड्स होती हैं वो या तो बेस्ट प्रैक्टिसेस से उनको लोग कॉपी करते हैं, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। या फिर गिटहब में भी बहुत सारे कोड्स पड़े होते हैं, तो आप वहाँ से भी उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोड को हमेशा रीयूज़ करना है ना, कोई और कहीं पर सैम्पल टेम्पलेट्स हैं या फिर गिटहब में कहीं पर भी है रिसोर्स, आपको उसको रीयूज़ करना है। अब रीयूज़ जब करोगे तो वो आप अपने हिसाब से करोगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये है, अगर मान लो मुझे इस कोड को रीयूज़ करना है, ठीक है, तो ये कोड बोल रहा है कि मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। और सिक्योरिटी ग्रुप जब मैं क्रिएट करूँगा तो क्रिएट करने के लिए
इनबाउंड और आउटबाउंड जो ट्रैफिक होती है वो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि 22 पोर्ट ओपन करना है। कहाँ से ओपन करना है? तो यहाँ से ओपन करना है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब भी हम लोग मैनुअली सिक्योरिटी ग्रुप बनाते थे, जैसे मैं इस मशीन पे जाता हूँ और इसका सिक्योरिटी ग्रुप खोलते हैं, तो अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाते थे तो हम लिखते थे टाइप, जिसमें कि प्रोटोकॉल, बताते थे कि क्या टाइप है, हमें करना क्या है, हम बताते थे प्रोटोकॉल, और फिर हम बताते थे पोर्ट रेंज, है ना। तो हमें कौन सा पोर्ट अलाउ करना है वो बताते थे, फिर सोर्स बताते थे कि कहाँ से कौन एक्सेस करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने 000 कर दिया दैट मीन्स कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन एक्सेस इट, और अगर हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आईपी दी तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनबाउंड रूल हो गया सिक्योरिटी ग्रुप का। अगर आपको कोई बोले कि क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट लिख दो इनबाउंड रूल के लिए, तो यू कैन टेक दिस एग्जांपल, जहाँ पर कि एक मॉड्यूल इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप, ये सब जो है ना, ये ना इनका अपना लैंग्वेज है, मतलब यू कैन से कि ये यही होगा, इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आप इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप लिखोगे तभी क्लाउड फॉर्मेशन समझेगा कि मुझे सिक्योरिटी ग्रुप बनानी है ना। उसके बाद टाइप जो होगा, ये इसका मॉड्यूल है, एक स्टैंडर्ड वे होता है ना कोई भी काम करने का, तो एक स्टैंडर्ड वे जिसको कि लोग पहचान पाए। अगर मान लो आप अपने ऑफिस जाते हो तो जब आप आई कार्ड पंच करते हो तभी आपको पहचाना जाता है, राइट, कि अरविंद ने एंट्री करी है, इंद्रजीत ने एंट्री की है, रोशन एंट्री की है। सिमिलरली क्लाउड फॉर्मेशंस अपने रिसोर्सेज को ऐसे ही पहचानता है। वो पहचान जाता है कि AWS के अंदर में EC2 जो है हमारा रिसोर्स, वहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए मुझे बोला जा रहा है। ठीक है, जिसमें कि डिस्क्रिप्शंस तो आप दे भी सकते हो, उसको नहीं भी दे सकते हो। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि आप क्या बना रहे हो। जैसे मुझे अगर इनबाउंड रूल बनाना है तो मैं लिखूंगा इनग्रेस, अगर मुझे आउटबाउंड रूल बनाना है तो मैं लिखूंगा इग्रेस। आउटबाउंड रूल के लिए मैं लिखूंगा इग्रेस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, है ना। अब एक देखते हैं कि अगर मुझे सिंपल सा एक काम करते हैं, हम EC2 पहले S3 बकेट लॉन्च करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू। S3 बकेट क्लाउड फॉर्मेशन एग्जांपल आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, आपके पास एक और ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो डायरेक्टली। जब आप ये डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो यहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट्स होते हैं, तो हमेशा ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, यही आपके लिए काम देगा। ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप इसी को यूज़ करना, सैम्पल टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करो, और आपका रीजन स्पेसिफिक टेम्पलेट्स पे आप, ये देखो यहाँ पे सारे रीजन्स दिए हुए हैं। इन सब रीजन्स में क्लाउड फॉर्मेशन सपोर्ट करता है, इसलिए इन सब रीजन्स का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर बोलूँगा सर्विसेज, मेरा ओहायो में है तो मुझे ओहायो में लॉन्च करना है, तो मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे ना सबका क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट अवेलेबल है। यू कैन सी वो, तो इसके लिए क्लाउड 53, सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3, जो भी चाहिए आपको यहाँ से आप वो सर्विस को यूज़ कर सकते हो। तो पहले चलते हैं इसमें सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 में। अब यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट इसका अवेलेबल है वो दो चीज़ों के लिए अवेलेबल है। जैसे कि एक S3 वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो उसके लिए भी टेम्पलेट अवेलेबल है, जिसमें कि DNS नेम जो है वो आप कस्टम डाल सकते हो। दूसरा एक क्लाउड फंक्शन टेम्पलेट अवेलेबल है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल S3 बना देगा आपके लिए। द बकेट इज रिटर्न इवन इफ द स्टैक इज डिलीटेड। ये पब्लिकली एक्सेसिबल मतलब ये जो S3 लॉन्च करेगा वो पब्लिकली एक्सेसिबल पब्लिक S3 लॉन्च कर देगा। अब आप बोलोगे कि यार मुझे तो रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, मुझे तो रिक्वायरमेंट कस्टम है कि मुझे जो S3 हो वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं हो, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो भाई साहब, जब आपके पास कोई कस्टम रिक्वायरमेंट हो ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बेसिकली होता है क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। अभी जहाँ आप काम कर रहे हो, अगर मान लो आप AWS पे काम कर रहे हो, कुछ 5 सर्विसेज पे काम कर रहे हो, अगर आपने किसी और तरीके से सर्विसेज को यूज़ किया होगा, तो आप जब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पर वो सेम चीज़ नहीं होगा, है ना। वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी क्योंकि उनका एप्लीकेशन अलग है।
बट बेसिक वही है। बेसिक क्या है कि S3 लॉन्च करना है ना, विथ पॉलिसी। तो अभी देखते हैं कि इसका कोड दिखता कैसा है। तो ये एक जेसन फॉर्मेट में कोड है। ये जो कोड है इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। जब भी कोई जेसन स्टार्ट होती है ना, तो वो ओपन कर्सर से स्टार्ट होती है ना, और ये एक प्रॉपर वे में बंद भी होनी चाहिए। अगर आपका एक भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर ये चलेगा नहीं ढंग से। तो इसको पहले कॉपी करते हैं अपने नोटपैड में, और यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करते हैं और डालते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो दो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एक जेसन और वाईएमएल। वो इसलिए करता है जेसन और वाईएमएल को सपोर्ट, क्योंकि जो पूरा का पूरा जेसन है वो दूसरे में बोले तो वो रिप्लिका है वाईएमएल का। तो एक वेबसाइट है जेसन टू वाईएमएल जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी हमेशा जेसन को वाईएमएल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी कोड अगर दोगे क्लाउड फॉर्मेशन को, तो क्लाउड फॉर्मेशन दोनों को सपोर्ट करेगा और दोनों में से इंस्टेंसेस को वो लॉन्च कर सकता है। तो आज आके देखते हैं कि ये क्या क्या कर रहा है इस टेम्पलेट में, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कोई क्लाउड फॉर्मेशन जब लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं अगर मैं कोई क्लाउड फॉर्मेशन लिख रहा हूँ तो। हमेशा याद रखना, जब भी सबसे पहले तो वो कोई भी टेम्पलेट आप लिखोगे क्लाउड फॉर्मेशन का, तो क्लाउड टेम्पलेट हमेशा इससे स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप कोई टेम्पलेट स्क्रैच से कर रहे हो या फिर किसी का कॉपी पेस्ट किया है, तो ये चीज़ याद रखना कि वर्जन हमेशा उसमें डला होना चाहिए क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट में। AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन दिस। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस आपके ऊपर है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी कस्टम डिस्क्रिप्शंस भी डाल सकते हो, आपको जो सूट्स करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उसको डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में बेसिकली आप ये डालते हो जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो स्टैक मैंने बनाया है वो स्टैक किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। S3 टेम्पलेट डेव, अगर मैं डेव अकाउंट के लिए बना रहा हूँ तो मैं डेव लिख दूंगा। ठीक है, प्रॉड के लिए बना रहा हूँ तो मैं प्रॉड लिख दूंगा। उसके बाद पहला हुआ टेम्पलेट, दूसरा हुआ डिस्क्रिप्शन। ये एक स्टैंडर्ड वे है जो मैं अभी आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। उसके बाद होता है रिसोर्स। किसी भी क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स में रिसोर्स जो होता है उसका मतलब हो गया कि मुझे कुछ बनाना है। रिसोर्स का मतलब जहाँ भी रिसोर्स रहेगा उसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये ना कुछ क्रिएट कर रहा है नया। ठीक है, अगर मुझे किसी दूसरे बनी बनाई चीज को कॉल करनी थी, ठीक है, तो उसको वो भी हम देखेंगे कि बनी बनाई चीज को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है और मुझे वो बनाना है, तो वो हमेशा स्टार्ट होगा रिसोर्स से। ठीक है, तो जहाँ भी रिसोर्स लगा मतलब नया बन रहा है ना। अब यहाँ हमने बताया कि रिसोर्स है S3 बकेट और उसका टाइप है ये। टाइप अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि टाइप क्या होती है। टाइप होता है जिससे कि AWS अपने रिसोर्सेज को पहचानता है। अगर आप यहाँ पे टाइप लिख दोगे EC2 लोड बैलेंसर, ठीक है, तो ये कभी भी S3 बकेट नहीं बनाएगा। ये चला जाएगा कहाँ पर, ये तो लेगा इनपुट की रिसोर्स मतलब नया बनाना है, लेकिन टाइप जैसे हमने लिख दिया AWS EC2 लोड बैलेंसर, तो वो क्या करेगा, लोड बैलेंसर के पास चला जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए टाइप का बहुत वैल्यू होता है। टाइप हमेशा वही लिखा जाता है जो कि हमें करना है। ठीक है, अगर मुझे बकेट बनाना है तो मैं उसको AWS S3 बकेट ही लिखूंगा, तभी वो जाके बकेट बना पाएगा। उसके बाद टाइप हो गया और फिर हो गया प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज के अंदर में बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो अगर आपको यहाँ पे याद होगा, अगर मैं कोई बकेट बनाता हूँ S3 में, चल के एक बकेट देखते हैं। बकेट बना रहे हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो कॉन्फ़िगर ऑप्शंस में जब हम जाते हैं ना, मान लो मैंने बकेट बनाया है, ये नेक्स्ट किया, तो कॉन्फ़िगर ऑप्शन में ये जो है ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, है ना। तभी वही चीज़ हमें यहाँ भी दिखती है किसी बकेट में अगर आप जाओगे
तो उस बकेट में आपको जो दिखेगा, प्रॉपर्टीज़, परमिशन, मैनेजमेंट, एक्सेस पॉइंट, है ना, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें हम स्किप भी कर सकते हैं और हम डाल भी सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ तो आपको डालना ही चाहिए, है ना, जिसमें कि आपका कुछ चीज़ें तो ऑप्शनल हैं, मतलब आप डालोगे तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी ठीक है, लेकिन जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो आपको टैग तो करना ही चाहिए, वर्जनिंग आप करो ना करो, है ना, और लॉगिंग करो मत करो, ये सब चीज़ें करो ना करो, लेकिन टैग जरूर करो अपने किसी भी रिसोर्स को, तो उससे थोड़ा सा आपको इजी होगा बिलिंग के टाइम पे, बिल देखने में, तो आपको पता चलेगा कि ये रिसोर्स किस चीज़ के लिए मेरे पैसे कट रही है अमेजोन से। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या डाला, एक्सेस कंट्रोल, है ना, मैं चाहता था कि मेरा बकेट जो है वो पब्लिक रीड हो। अगर आप नहीं चाहते हो पब्लिक रीड हो तो इसको आपको पब्लिक रीड को नो करना पड़ेगा, एक्सेस कंट्रोल में एसीएल करना पड़ेगा, है ना, प्राइवेट करना पड़ेगा। जैसा कि हम यहाँ पर, अगर मुझे कोई बकेट को पब्लिक करना होता था तो मैं क्या करता था, परमिशंस में जाके और इसको ऑन कर देता था, जैसे ये भी ऑन है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, तो ये ऑन करने से पब्लिक नहीं रहेगा, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो पब्लिक हो जाता था, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये पब्लिक रीड हो, दैट मीन्स कि वो ऑफ हो, ब्लॉक जो है वो ऑफ हो। उसके बाद ये बोल रहा है कि वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इंडेक्स और एरर, तो ये हम पे है कि हम इसमें वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं। हम एक काम करते हैं, हम सिंपल सा एक एस बनाते हैं जिसमें कि वेबसाइट ना हो, तो हम इसको एडिट करके डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीशन पॉलिसी रिटेन, डिलीशन पॉलिसी रिटेन का मतलब हो गया ये कि अगर ये क्लाउड फॉर्मेशन से हमने कोई इंस्टेंस लॉन्च की, कोई S3 बकेट, और अगर हमने स्टैक डिलीट कर दिया तो भी वो बकेट रहे। तो इसके बारे में अभी ना हम अभी एक ये एग्जांपल करेंगे, इसके बाद एक और एग्जांपल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये इतना समय मेरा क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है ना, आप अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो भी चलेगा, दिस इज जस्ट ए ऑप्शनल। बेसिकली आउटपुट्स क्या होता है कि जब ये क्लाउड फॉर्मेशन चले, ठीक है, टेम्पलेट जब ये चले, तो जब चलने के बाद कुछ रिसोर्स क्रिएट करे तो वो रिसोर्स मुझे दिखाए भी मेरे आउटपुट में, ठीक है, तो इसीलिए हम आउटपुट डालते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि आउटपुट इज ऑप्शनल। अगर आप चाहते हो आउटपुट डालना तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालोगे तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं कि ये क्लाउड फंक्शन टेम्पलेट चलता है कि नहीं। कोई इसमें क्वेश्चन होना तो आप बीच में पूछ सकते हो मुझे स्टॉप करके ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप इसको लॉन्च कैसे करेंगे इस टेम्पलेट को, तो जो क्लाउड फॉर्मेशन है यहाँ पे, जैसे एस हर एक सर्विस का हमें पता है डैशबोर्ड होता है ना, हम यहाँ से सर्विस जब कोई सेलेक्ट करते हैं उसका डैशबोर्ड होता है मोस्टली का। तो इसी तरह क्लाउड फॉर्मेशन का भी अपना एक डैशबोर्ड है। इसको दो तरीके हैं बेसिकली किसी भी क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट को चलाने का। पहला तरीका है यहाँ से GUI से चलाने का, और दूसरा तरीका होता है कमांड लाइन से चलाने का। तो क्लाउड फॉर्मेशन में ना, जब कोई रिसोर्स आप क्रिएट करते हो तो उस रिसोर्स को ये बोलता है स्टैक, ठीक है। तो हम चाहते हैं एक नया स्टैक बनाने के लिए, तो 4 स्टेप में स्टैक बनेगा। स्टैक को स्पेसिफाई करना है, डिटेल्स कॉन्फ़िगर करना है और रिव्यू करना है।
अब सबसे पहला पेज जो आया आपके सामने वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, तुम कैसे बनाना चाहते हो। टेम्पलेट है तुम्हारे पास या फिर कोई सैम्पल टेम्पलेट तुम यूज़ करना चाहते हो हमारे पास से। ठीक है, यहाँ पर सैम्पल टेम्पलेट्स वही वाला जो हम लिंक पे थे वहीं पर आपको भेज देगा कि इतने सारे सैम्पल टेम्पलेट्स हैं हमारे पास। या फिर आप डिज़ाइनर में बनाना चाहते हो, अगर आप डिज़ाइनर में बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से उसका डिज़ाइनर में भी बना सकते हो। मान लो आपके पास कोई टेम्पलेट नहीं है और आप यहाँ से बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से भी लिखोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे डिज़ाइनर में कि क्या क्या सर्विसेज बेसिकली बन रही हैं। ठीक है, मान लो आपने अलार्म लगाना है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके अलार्म लाना पड़ेगा, किसके साथ लगाना है, आपको EC2 के साथ लगाना है या किसी और के साथ लगाना है। ठीक है, EIP लगानी है, इंस्टेंस लगाना है, तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पर डालोगे वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी और आप उसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, मतलब स्क्रैच से आपको अगर लिखना है टेम्पलेट तो आप वो भी कर सकते हो। ये हो गया काम जब हम स्क्रैच से लिखना चाहते हैं टेम्पलेट को। ठीक है। वैसे ज़्यादातर कोई करता नहीं है ये ऐसे, बट आपको पता होना चाहिए। तो हम बोलते हैं टेस्ट टेम्पलेट इज़ रेडी। ठीक है, अब ये जो है क्लाउड फॉर्मेशन ये आपके टेम्पलेट को S3 से भी पढ़ सकता है। अगर मान लो आपके पास एक बकेट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और उसमें क्लाउड फॉर्मेशन नाम से एक बकेट आपने बनाया है और उसमें सारे टेम्पलेट्स रखते हो, सारे रिसोर्सेज का टेम्पलेट रखते हो, है ना, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसका ये URL दोगे तो ये ऑटोमेटिकली पढ़ लेगा। और अगर आपने वो नहीं किया तो ये आप क्या कर सकते हो कि आपके पास अगर लोकल लैपटॉप में है जैसा कि अभी हमारे पास है हम उसको अपलोड कर सकते हैं। जो भी टेम्पलेट आपने यहाँ पे अपलोड किया है उसका एक ऐसे URL बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके अंदर में सबसे पहले वो अपलोड कर देता है आपके टेम्पलेट को, इस जगह पे उसने अपलोड कर दिया आपके टेम्पलेट को। जब रिसोर्स क्रिएशन स्टार्ट होगा तो वो यहीं से डाउनलोड करके रिसोर्स क्रिएशन स्टार्ट कर देगा। पहला, दूसरा चीज़ ये कि आपने जो भी रिसोर्स के लिए टेम्पलेट लिखा है, जो भी कोड लिखा है उसको आप वैलिडेट भी कर सकते हो कि वो विजुअली कैसा होगा, है ना, उसको वैलिडेशन कर सकते हैं। तो कैसे वैलिडेट करेंगे हम, यहाँ पर विजुअलाइज कर लेंगे इसमें वैलिडेटर ओपन करेंगे, वैलिडेटर में ये दिख जाएगा, यहाँ पे टिक मार्क होता है वैलिडेट टेम्पलेट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो टेम्पलेट है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इट्स वैलिड और नॉट। ठीक है, फिर यहाँ से अपलोड कर दो क्रिएट स्टैक। तो वैलिडेट हमेशा कर लिया करना, जब भी आप कोई रिसोर्स क्रिएट करो तो सबसे पहला काम करो उसको वैलिडेट करना। नहीं तो मोस्टली टाइम ना कुछ छोटी सी भी जगह से वजह की वजह से वो फट जाता है रिसोर्स क्रिएशन। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट में स्टैक का नाम दो, तो हम देते हैं क्लास मॉर्निंग जनवरी, है ना, कोई पैरामीटर है नहीं। करो नेक्स्ट, टैगिंग करना है तो अपन टैग कर देते हैं, आप मल्टीपल टैग भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो, है ना। मान लो अभी मैंने यहाँ पे दिया क्लास जनवरी, ऐसे करके तो मल्टीपल टैग्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई IAM है तो आप यहाँ पर IAM भी अटैच कर सकते हो। स्टैक की पॉलिसी भी लगा सकते हो, जैसे कि स्टैक इतने दिनों के बाद चले और डिलीट हो जाए, है ना, इस तरह का कुछ अगर आपके पास पॉलिसीज आप लगाना चाहते हो कोई स्पेसिफिक है तो आप यूज़ कर सकते हो। नोटिफिकेशन के लिए आप चाहते हो कि स्टैक क्रिएट होने के बाद मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाए कि स्टैक क्रिएटेड। तो हमने लास्ट क्लास में शायद देखा था कि हम SMS से नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते हैं, तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हमने SMS डिस्कस किया है ना कि नोटिफिकेशन कैसे सेंड करते हैं अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो। ऑटो स्केलिंग के लिए हमने यूज़ किया था ना SMS, याद है। Yes, 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 yes. नेक्स्ट करो और एक टेम्पलेट लॉन्च करो और देखो कि ये बना पाता है या नहीं बना। अब जो भी आपने यहाँ पर दिया है इसको,
वो आपको लॉग्स भी चेक कर सकते हो। ये इवेंट्स जो होता है बेसिकली लॉग्स है, जो कि आपको बताएगा कि क्या स्टेटस है, आपके रिसोर्स क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। बोला रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएटेड। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे जाके एक बार वेरीफाई करते हैं। ये बकेट उसने बना दिया हमारे लिए, क्लास माइनस मॉर्निंग माइनस जेन और S3 बकेट। ये उसने बकेट बनाया है हमारे लिए। क्योंकि हमने जो स्टैक का नाम दिया था वो स्टैक का नाम इसने लगा दिया यहाँ पे, समझे। और उसके बाद उसने बकेट बना दिया। तो क्लाउड फॉर्मेशन से जब भी आप बकेट बनाओगे तो वो इसी तरह से बनेगा। वो आगे में स्टैक जो आपका है उसका नाम लगा देगा, और पीछे ना ऐसा कुछ कोड लगा देगा, ऐसा सा। तो ये कोड क्यों लगा देता है ऐसा सा? वो इसलिए लगा देता है कि अगर आपको याद हो तो हमने जब S3 पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि S3 जो है हर बार जो नाम है वो नया यूज़ करता है ना। क्योंकि ये तो ग्लोबल है, सबके साथ में शेयर्ड है। ये ग्लोबल स्टोरेज है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जो भी होता है उसमें हर बार आपका जो नाम है ना वो थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे कि अगर फेसबुक पे मैं रोशन कुमार सिंह के नाम से जाऊंगा अभी प्रोफाइल बनाने के लिए, तो वो बना देगा। लेकिन फिर मैं जब उसमें यूज़र आईडी दूंगा रोशन कुमार सिंह, तो बोलेगा कि नहीं, रोशन कुमार सिंह यूज़र आईडी इज़ ऑलरेडी यूज्ड, तो तुम कुछ अलग यूज़ कर लो। तो मुझे कुछ भी दे देगा फ्रिक्वेंटली, रोशन कुमार सिंह 98230 और 1230 ऐसे करके कुछ भी दे देगा, है ना। तो वो इसलिए करते हैं नया आईडी जनरेट करने के लिए, कि मतलब वो क्लाउड है ना, क्लाउड में तो बहुत लोग होंगे जो यूज़ कर रहे होंगे सेम नेम। तो आपका उसकी वजह से इशू ना हो, इसलिए वो नया आईडी एक जनरेट कर देता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो क्लाउड में, अगर मैंने यहाँ रोशन माइनस डेव बनाया है एक फोल्डर, तो अब दुनिया में कोई भी रोशन माइनस डेव फोल्डर नहीं बना सकता है S3 के ऊपर में। इसलिए नहीं बना सकता है क्योंकि S3 उसको अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा कि ये नाम ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है। जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा तब तक कोई भी बंदा इस नाम को यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता है, अपने रिसोर्सेस जब वो बनाता है तो उसके साथ में एक फ्रिक्वेंटली आईडी अटैच कर देता है, जिससे कि वो यूनिक लगे एवरी टाइम। हमने ये बनाया था अभी, और एक्सेस कंट्रोल में जाके देखोगे हमने ACL लगाया था, और ACL को बोला था कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो। तो ACL में पब्लिक एक्सेस में एवरीवन को येस है ना। तो अब ये इसमें कुछ भी कंटेंट अगर हम रखेंगे तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लाउड फॉर्मेशन से कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पर S3 करके दिखा। और जब ये हो जाएगा तो ये आएगा क्रिएट कंप्लीट, मतलब ये हो चुका। ठीक। अब हमने आउटपुट भी रखा था उसमें एक लाइन का। हमने आउटपुट रखा था कि मुझे डोमेन भी दे देना, ताकि मैं डायरेक्टली, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर 1000 टेम्पलेट, 1000 S3 बकेट होता, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, है ना, कि नया वाला कौन सा बना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने आउटपुट यूज़ कर लिया है कोड के अंदर में, तो मैं यहाँ पे इसने मुझे लिंक दे दिया, मैं डायरेक्टली भी उस S3 बकेट के पास जा सकता हूँ जो अभी अभी हमने बनाया है। इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम फिर इसके बाद थोड़ा और डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है? नो। ठीक है, अरविंद क्लियर है ना अपन? हेलो अरविंद। यस यस। ओके। यस यस। तो इससे तो हमने एक छोटा सा रिसोर्स बना के देखा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि ये जो डिलीशन वाली पॉलिसी थी ना, यहाँ पर हमने देखा था डिलीशन पॉलिसी रिटेन। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये डिलीशन पॉलिसी। स्टैक एक्शन में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं एडिट टर्मिनेशन प्रोटेक्शन।
चलो एक काम करते हैं, ये जो टेम्पलेट हमने बनाया था अभी, जो बेसिकली नॉट टेम्पलेट, हम क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर आ गए तो अब ये स्टैक हो गया। स्टैक का मतलब जो रिसोर्स आप क्रिएट करते हो वो स्टैक हो जाता है ना। रिसोर्सेस के अंदर में जाओगे तो आपको रिसोर्स की आईडी मिल जाएगी, ये फिजिकल आईडी है रिसोर्स की। आउटपुट्स हमने देख ही लिया, है ना। पैरामीटर्स, हम पैरामीटर्स पे बात करेंगे जब अभी हम आगे उस पे एक दो और टेम्पलेट्स पे काम करेंगे तब। यहाँ टेम्पलेट में करोगे तो जो टेम्पलेट आपने अपलोड किया है ना, वो टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिख जाएगी एग्जैक्टली कि कौन से टेम्पलेट से ये रिसोर्स लॉन्च हुआ है। अगर आप चाहते हो कि कोई मॉडिफिकेशन करना हो, है ना, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने नोटपैड में उतार के और फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो और फिर से अपलोड कर सकते हो। ठीक है। अब होता है चेंज सेट। चेंज सेट का क्यों यूज है, क्या यूज है इसका? तो चेंज सेट जो है ना बेसिकली वो इसलिए यूज किया जाता है कि आप मान लो आपका रिसोर्स क्रिएटेड है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक EC2 में ना हमने T2 माइक्रो मशीन क्रिएट कर लिया है। हाँ, हाँ। और अब हम चाहते हैं कि उसको T2 माइक्रो से T2 मीडियम बना दिया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं या डाउनग्रेड डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली रिसोर्स को चेंज कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको कोई भी चेंज सेट क्रिएट करना हो, कोई रिसोर्स को अपग्रेड डिग्रेड करना हो, तो आप उसको चेंज सेट के थ्रू सेम रिसोर्स को एडिट और डिलीट कर सकते हो। डिलीट मत करना, एडिट कर सकते हो। अगर उसमें कुछ भी नया डालना है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं पब्लिक एक्सेस को। रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस S3 क्लाउड फॉर्मेशन। ब्लॉक पब्लिक ACL boolean एग्जांपल क्या है? boolean रहेगा। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, मैं बेसिकली वहाँ पर एक प्रॉपर देखना चाह रहा हूँ कि क्या लिखता है। ब्लॉक पब्लिक ACL सेटिंग ऑप्शन ट्रू। अच्छा अभी हमने क्या डाला था, पब्लिक एक्सेस डाला था। अभी हमने डाला था एक्सेस कंट्रोल पब्लिक रेट। तो एक्सेस कंट्रोल पब्लिक रेट है। अगर हमें इसको एडिट करना है तो और क्या क्या है एक्सेस कंट्रोल? पब्लिक एक्सेस कंट्रोल पब्लिक ब्लॉक पब्लिक इग्नोर पब्लिक। restrict AWS S3 private bucket bucket cloud एक पब्लिक रेट का उसको मुझे प्राइवेट करना होगा। ठीक, इसको पब्लिक ACL कंट्रोल है, इसको प्राइवेट कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। सॉरी, ठीक है, इसको सेव करते हैं। हाँ,
चेंज सेट हमारा कैसे काम करता है, यूज़ करंट टेम्पलेट, जो भी हमने चलाया है वही, नो पैरामीटर, नेक्स्ट, सेम है, नेक्स्ट, क्रिएट चेंज सेट, चेंज सेट डिस्क्रिप्शन में बोलेंगे हम स्ट्रिक्ट पब्लिक क्रिएट चेंज सेट, failed, the submit information delete contains change, submit different information to create a change set, restrict public access, submit to upload API, sorry, template तो public release रहना है तो upload करना चाहता हूँ, इसको delete change set को और फिर से create करो change set, replace current template, upload a template, go check तो सेव कर देते हैं पहले हम लोग, next, restrict access, create in progress, complete। अभी जाते हैं बकेट पे, देखते हैं कि बकेट पे चेंज हुआ है नहीं। ठीक है, तो आप देखो ये बकेट में इसको चेंज करना चाहिए, परमिशन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसने किया नहीं जैसे इसको करना चाहिए था। ब्लॉक परमिशन एक्सेस, हाँ इसने किया नहीं, लेकिन इसको वो कर देना चाहिए था प्राइवेट एक्सेस के लिए, शायद कुछ मिसिंग होगा हमसे, इस वजह से इसने किया नहीं। बाकी चेन सेट का पर्पस हमारा यही है कि अगर हमें कोई भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अपडेट करना है ना, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं चेन सेट को, जिससे कि हमें पता चलेगा कि लास्ट टाइम क्या था और अभी के टाइम में हमने क्या यूज़ किया। पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पहला जो रिसोर्स आ रहा था वो बस ये दिखा हो रहा था कि ये कंप्लीटेड है, अब इसे एक रिसोर्स दिखाने लगे जिसमें कि बता रहा है कि ये चेंज सेट है, मतलब ये अपडेट हुआ है एक बार प्लॉट फंक्शन टेम्पलेट। तो ये पर्पस था हमारा चेंज सेट यूज़ करने का। अभी हमने एक डिस्कशन किया था यहाँ पे डिलीशन पॉलिसी, डिलीशन पॉलिसी इक्वल टू रिटेन, डिलीशन पॉलिसी रिटेन का मतलब ये हो गया कि अगर समहाउ, अच्छा अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर किसी ने ये टेम स्टैक को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो जो रिसोर्स आपने क्रिएट किया है वो भी डिलीट हो जाती है। लेकिन डिलीशन पॉलिसी में जैसा ये बोल रहा है कि रिटेन, इसका मतलब कि अगर कोई स्टैक डिलीट कर देता है तो रिसोर्स डिलीट नहीं करने देंगे, या फिर रिसोर्स डिलीट नहीं होगा, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। तो आप जब भी कोई भी रिसोर्स बनाओगे अपने अकाउंट में आरएनडी करने के लिए, तो ये याद रखना है कि स्टॉप करने के बाद उस रिसोर्स को डिलीट भी कर देना। बेसिकली डिलीट कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, आप जो भी स्टैक बनाओगे उस स्टैक को डिलीट कर देना,
जब स्टैक को डिलीट कर दोगे तो वो उसका पर्टिकुलर रिसोर्स भी डिलीट कर देगा। प्रोग्रेस में अब एक काम करते हैं, एक ये भी रोशन ये भी क्लाउड चार्जेबल है जो हम बनाएंगे वो क्लाउड फॉर्मेशन तो चार्जेबल नहीं फॉर्मेशन। है, ये तो फ्री है। लेकिन इसके थ्रू जो रिसोर्स यूज हो ओके रहा है ना, वो चार्जेबल है। ओके S3 बकेट। हाँ, ओके जैसे S3 हमने S3 बकेट में बकेट जो बनाया बनाएगा है ना, तो तो वो बकेट तो चार्जेबल। फ्री है, लेकिन उसमें स्टोरेज के पैसे लगते हैं। हम्म। सिमिलरली अगर हम EC2 लॉन्च करेंगे तो ओके EC2 तो फिर वही है ना, T2 माइक्रो तक फ्री है ना। तो कोई भी रिसोर्स, ओके। मतलब अभी तक हमने जितना भी रिसोर्स पे काम किया है ना, कोई सा भी रिसोर्स आप इसके थ्रू लॉन्च कर सकते हो। और बेसिकली आपको करना भी चाहिए ओके इसको ना एक बार यूज़, क्योंकि आजकल आप जाओगे ना कहीं भी इंटरव्यू में, तो वो आपसे सबसे पहला सवाल छूटते यही पूछेगा कि हैव यू वर्कड ऑन एनी टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन। तो अभी काम करते हैं, अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं EC2 के ऊपर में। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया ना कि अगर कोई भी रिसोर्स मुझे बनाना है तो सबसे पहले मैं उसका एग्जांपल ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँगा। आपको सबसे पहले AWS के डॉक्यूमेंट पे जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ से आपको एग्जांपल मिल जाएगा पूरा का पूरा, सैम्पल टेम्पलेट। फिर वहाँ पर आपको जो भी कस्टमाइजेशन करनी है आप वहाँ पर वो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अगर आपको लोड बैलेंसर बनाना है, EC2 बनानी है, कुछ भी बनाना, आप यहाँ से जाके उसको यूज़ कर सकते हो। तब एक EC2 का एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। EC2 में भी आपको ये देखो, ये सारे ऑप्शंस दे रहे हैं EC2 में। EC2 इंस्टेंस इन ए सिक्योरिटी ग्रुप, अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर बनाना चाहते हो, इलास्टिक आईपी अटैच करना चाहते हो, या फिर इंफीरियल ड्राइव जो ब्लॉक डिवाइस मतलब EBS के साथ में चाहते हो। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई और है आपकी रिक्वायरमेंट, आप चाहते हो कि नहीं यार मैं EFS के साथ करूँ, है ना, तो आप अ, या फिर एक पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ में करूँ, तो आप फिर उसको लिए आपको तो लेके देखना पड़ेगा कि सर EC2 की क्या क्या मॉडिफिकेशंस मुझे करनी चाहिए इस टेम्पलेट में। तो हम सिंपल वाला लेते हैं जिसमें कि अमेजोन EC2 इंस्टेंस इन सिक्योरिटी ग्रुप, ये बनाते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को और फ़ायदा ये होगा कि इस एग्जांपल में आपको पैरामीटर्स भी देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका। ये इसके लैंग्वेज करते हैं जैसे, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है ना मैपिंग, है ना, इसकी ज़रूरत अगर आप यूज़ कर रहे हो पैरामीटराइज तो कर सकते हो। ये मैपिंग बेसिकली क्या करेगा कि हर एक रीजन में कौन कौन से मशीन हैं और कौन कौन सी AMI है वो निकाल के दिखा देगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर हार्ड कोड भी कर सकते हो। तो चलो एक बार इस टेम्पलेट को गो थ्रू होते हैं कि क्या क्या है। तो अभी जो हमने इससे पहले वाला टेम्पलेट देखा था S3 वाला, तो उसमें हमें तीन चीज़ें बेसिकली थी, चार चीज़ें, है ना। AWS टेम्पलेट वर्जन, दूसरा था डिस्क्रिप्शन जो कि हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तीसरा था हमारा रिसोर्स, है ना, और चौथा था आउटपुट। यही चार चीज़ें थी। तो रिसोर्स का मतलब क्या हो गया था, जहाँ भी रिसोर्स होगा इसका मतलब क्या हो गया कि नया कुछ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब नया में क्या क्रिएट हो रहा है, तो जो भी टाइप है वही क्रिएट हो रहा है ना। अगर टाइप EC2 की पेयर है यहाँ पे, तो वो की पेयर क्रिएट होने की बात हो रही होगी। ठीक है, उसका रेफरेंस लिया जा रहा होगा, ऐसा। तो बेसिकली पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर्स वो कस्टम वैल्यूज एज अ वेरिएबल आप यूज़ करते हो अपने टेम्पलेट के अंदर में, जो कि आप चाहते हो कि हर एक जगह पे डिफरेंट हो। जैसे कि की पेयर रोशन के अकाउंट में कुछ अलग हो सकता है ना, आपके अकाउंट में कुछ अलग हो सकता है।
इंस्टेंस टाइप हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप M5 लार्ज यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं T2 माइक्रो ही यूज़ करूँ। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें पैरामीटराइज दी जाती हैं, पैरामीटराइज की जाती हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमें पैरामीटर में रखनी है? तो इसके लिए सबसे अच्छा आपको रेफरेंस ये होगा कि अगर आप कभी भी कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो, है ना, तो जो भी वैल्यूज़ आप प्रॉपर्टीज़ में पास करते हो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, कुछ भी वैल्यू अगर आप प्रॉपर्टीज़ में पास कर रहे हो, तो वो सारे वैल्यूज़ आप पैरामीटर में भी पास कर सकते हो। जैसे कि AMI ID, यहाँ से आप AMI चूज़ करते हो, राइट? तो इस AMI को आप एज अ पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है ना। मैपिंग करा के उसके बाद AMI ID निकालिए। SSH, अगर आपके पास SSH मान लो आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो कौन सा बंदा SSH करे, आप वो भी डिफाइन कर सकते हो एज अ पैरामीटर में। इंस्टेंस टाइप, ये तो कॉमन है कि हम कौन सा मशीन चूज़ कर सकते लेना चाहते हैं। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ एक मशीन को लॉन्च करने में, वो सारी वैल्यूज़ को अगर मैं चाहूँ कोई कस्टम बनाना तो मैं पैरामीटर में डाल सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वो उठा लेगा। जैसे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सबनेट नहीं डालूँगा तो वो कोई किसी भी सबनेट में लॉन्च कर देगा, है ना? अगर मैं की पेयर नहीं डालूँ तो फिर वो कोई की पेयर के लिए फट जाएगा। AMI नहीं डालूँ तो कोई भी AMI यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि चीज़ों को पैरामीटराइज कर लेते हैं। अगर हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एज अ पैरामीटर हम पास कर देते हैं। तो हम जाके अभी देखते हैं कि अगर हम यही टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा। जैसा अभी हमें पता था कि रिसोर्सेस में जो भी पहला होता है वही वो क्रिएट करता है। तो इससे पहले वो S3 था तो S3 क्रिएट कर रहा था। अब यहाँ EC2 इंस्टेंस आ गया तो वो क्या क्रिएट करेगा, EC2 हमारे लिए। यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप है तो वो सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा। और आउटपुट में तो हम डाल सकते हैं अपने हिसाब से जो भी हमें चाहिए आउटपुट। EC2 CSI और क्या था, EC2 EC2 ये बाद में करेंगे। सेकंड सूचिका में करते हैं कि लिंक के लिए सीधा। तो हम क्या कर रहे थे, हम EC2 का रेफरेंस देख रहे थे। तो इस टेम्पलेट को अपलोड करके देखते हैं। सेम वे से हम इसको भी अपलोड करेंगे और एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे। EC2 डायरेक्ट मैसेज, बट लेट्स सी। बेसिकली हम क्या बनाने जा रहे हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा टेम्पलेट यहाँ है, इसको वैलिडेट कर लो। टेम्पलेट इज वैलिड, एक्सिक्यूट दिस टेम्पलेट।
याद रखना आपके पास अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि आप अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो अलग रिक्वायरमेंट होगी, है ना। हर एक का तो अपना कॉमन मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कस्टम, तो उसके हिसाब से आपको अपना टेम्पलेट अपडेट करना है। कहीं पर आपको मशीन जो है EC2 वो आपको अलग यूज़ करना होगा, है ना, वर्जन अलग यूज़ करना होगा। One second. करते हैं EC2 डेमो। अब जो हमने पैरामीटर में वहाँ पे देखा था ना शुरुआत में, तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली, है ना। अब हमने बोला था कि पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल, राइट। वहाँ पर आप जो भी डालोगे, अगर हमें 3 चीज़ें यहाँ डाली हैं पैरामीटर में, तो वो तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। अब ये इतनी सारी मशीनें कहाँ से उठा के ला रहा है? इतनी सारी मशीनें उठा के ला रहा है यहाँ से। हमने जो लिखा है मैपिंग, और मैपिंग में लिखा है कि इंस्टेंस का आर्क, दैट मीन्स कि वो यहाँ से मशीनें उठा के लाएगा, है ना। कौन से इंस्टेंस के लिए क्या आर्किटेक्चर है, अगर कोई HVM है, ठीक है, तो HVM के लिए ये सारी मशीनें सपोर्टेड हैं। अगर कोई नेट है तो नेट के लिए ये मशीनें सपोर्टेड है ना। तो अब HVM में कौन कौन सी इमेजेस सपोर्टेड है, वो सारी चीज़ें आपको इसलिए यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप चाहो तो अपने इंस्टेंस, अपने जो ऑफिशियल होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ये डाल सकते हो। और नहीं तो फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं यार उतना लंबा नहीं बनाना है मुझे कोड को, मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन से क्या करना, मुझे तो अपना ही एक इंस्टेंस डालना है, तो उसको आप पर्टिकुलर भी डाल सकते हो, हार्ड कोडेड वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ड कोडेड वैल्यू में कोई पैरामीटर में इंस्टेंस टाइप डालने की आपको हार्ड कोड करनी पड़ेगी वहाँ पे, पैरामीटर इंस्टेंस टाइप को। एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं T2 माइक्रो की पेयर। ये मेरे लैपटॉप से, मतलब मेरे अकाउंट से निकाल के दिखा दिया इसमें कौन कौन सा की पेयर है। तो मैं कोई की पेयर ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ। मैं CFN डेमो करते हैं और इस टाइप क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब तक वो रेडी हो रहा है, ये जब तक बन रहा है ना, तो हम जल्दी से ये वाला डिस्कशन जो भी हमने बीच में छोड़ा था, जो हमने डिलीशन पॉलिसी की बात की थी, डिलीशन पॉलिसी रिटेन, है ना। रिटेन का मतलब क्या, हमने बोला था कि अगर हम वो स्टैक डिलीट कर दें तो भी रिसोर्स जो है वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, रिटेन का मतलब यही था। तो सिमिलरली वैसा ही हुआ, हमने S3 वाला तो यहाँ से क्लाउड फॉर्मेशन डिलीट कर दिया स्टैक, है ना, लेकिन वो बकेट अभी भी हमें वहाँ पर दिख ही रहा है, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बकेट दिख ही रहा है। तो अगर आप उसको रिटेन करोगे तो वो आप स्टैक किसी ने मान लो गलती से डिलीट भी कर दिया तो रिसोर्स रहेगा। अगर आप उसको रिटेन नहीं करोगे तो स्टैक भी रिसोर्स के साथ ही चला जाएगा। 1 सेकेंड, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं एक बार उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। सुचिता, आप ज्वाइन कर चुके हो क्या? हेलो। Yes, I ओके। just joined. Yes, I just joined now. ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि हम ये बेसिकली डिस्कस ये करना चाह रहे थे कि अगर हम कोई भी कोड लिख रहे हैं क्लाउड फॉर्मेशन में या टेराफॉर्म में, तो उसकी जो भी डिपेंडेंट रिसोर्स होगा, है ना, अगर आप उसका आप प्रायोरिटी कुछ भी लिखते हो, कोई ऊपर कोई नीचे लिखते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जो भी डिपेंडेंट होगा वो पहले लॉन्च होगा। जैसे इस EC2 के लिए डिपेंडेंसी थी सिक्योरिटी ग्रुप की, तो उसने पहले सिक्योरिटी ग्रुप को लॉन्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने अपने आप को EC2 को लॉन्च किया, जो कि हमें यहाँ पर भी दिख रहा है उसके कोड में, इवेंट्स लॉग में। तो बेसिकली लॉग को हम यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन में इवेंट्स बोलते हैं। जो जो चीज़ें परफॉर्म हो चुकी हैं, है ना, तो उसको एज ए इवेंट ये समझता है, उसको लॉग्स नहीं बोलता है। तो इसने सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, उसके बाद इसने EC2 इंस्टेंस बनाए, प्रोग्रेस। अब यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया, EC2 इंस्टेंस कंप्लीट हुआ, फिर वो पूरा स्टैक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे दो बार क्रिएट कंप्लीट आया है, एक बार EC2 इंस्टेंस और एक बार EC2 डेमो। तो बेसिकली ये स्टैक के लिए बोल रहा है और ये उस स्टैक के अंदर रिसोर्स के लिए बोल रहा है। जैसे कि ये एक रिसोर्स था, उसी तरह ये भी एक रिसोर्स था हमारे लिए। ये रिसोर्स के अंदर में EC2 इंस्टेंस था और सिक्योरिटी ग्रुप था, तो दो रिसोर्सेज थे, एक EC2 इंस्टेंस और दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप। तो इन दोनों रिसोर्स को बताया कि कंप्लीट हो गया। जब ये दोनों ही कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स कि कंप्लीट स्टैक मेरा डन है। अब मैं इस स्टैक के थ्रू इस मशीन को चेक कर सकता हूँ कि मशीन लॉन्च हुई या नहीं हुई है मेरे पास। आप देख रहे हो यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस G2 मैक्रो लॉन्च हो गया है और डिफ़ॉल्ट AMI से लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों को अपना पर्टिकुलर AMI यहाँ पे देना है, मतलब कोई मान लो, अब हर एक कोई तो नहीं चाहेगा ना कि मैं अमेजोन AMI से लॉन्च करूँ। किसी की रिक्वायरमेंट होगी सेंटोस से, किसी की रिक्वायरमेंट होगी उबंटू से, है ना, या फिर कोई आपने बना के रखा होगा ऑफिशियल AMI अपने अकाउंट में, आप उससे भी लॉन्च कर सकते हो। तो आपको ये वाले सेक्शन में मैपिंग हटा करके एक अमेजोन AMI डालनी पड़ेगी अपनी। इस सेक्शन को हटा करके, जैसे यहाँ पर एक पैरामीटर सेक्शन दिया हुआ है, उसी तरह यहाँ पर एक AMI सेक्शन देनी होगी और वहाँ पर उस AMI की वैल्यू डायरेक्टली डाल दो आप। तो उससे आपका AMI ही लॉन्च करेगा इंस्टेंस। जो इंस्टेंस में आपने AMI डाली है, उसी AMI से वो मशीन लॉन्च होगी। इसको यहाँ से हम एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल लगाया है वो हमने लगाया था पूरे वर्ल्ड के लिए, कहीं से भी कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। तो इसने इसको लगा दिया। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? Actually, for different AMIs, how do we come to know that what we have to write in this क्लाउड Terraform फॉर्मेशन। document? You said okay, once we select the option, it Yes, automatically give us basically, that text. I guess you are not getting my point. What I am trying to say is, I am trying to say by default, whatever we are doing here, right? This we are doing a by default, right? Everything, just a basic label, all right. But now, if we have a custom level requirement means in your organization, what you want is you want to launch a T2 medium machine with CentOS, right? So in that situation, you have to, you don't need to be directly copy paste this particular template, right? You have to update this template as per your requirement. So since your requirement is a CentOS, okay, so what you will do, you will just go and choose the CentOS AMI, right, and remove all this section. All right. Yeah, you have to put like Okay. here we have inserted, no, like instance type I want is by default is T2 small, right? Or I can choose a T2 medium, whatever it is. So the default, you can see the default value, right? Similarly, you have to say AMI, okay, AMI, and some type, like the type is string, and put something like the default, whatever the default value you have, like the CentOS AMI have a some, some ID, right? So similarly you can put like this is just example, like you can copy this ID. If this ID belongs to CentOS, you can copy and paste it, right? So you will get a
particular machine, whatever machine you want, no, you will get it. So basically, this template, we are just trying to launch the basic level instances and the templates. We just want to know like how basically CFN is working, right? How basically CloudFormation can launch the instances for us, and how it you know can take care of our resources. This is what we are doing here. But if you have some custom things, so you have to go and edit those templates as per your requirement, because in every organization there are different requirements, like what you guys need to do. This is the task for you guys. You guys need to launch Okay. launch EC2 instance. You should put the VPC ID, okay, a particular VPC. By default, what is happening, if I am using this CFN template, okay, so this CFN template is pointing to my default VPC. All right, let's say if you launch into the default VPC, you should put you should launch the template in a VPC, okay. So it is the default. So basically I want a instance in a specific VPC with a public subnet, and AMI should be Ubuntu 16.0 4, and security group should be 22 port and 80 port should be allowed. Okay, that's it. You guys can do it. In the next class we will launch CFN for load balancer, ASG, and the other services also. Okay, so when since you recently joined, right, Suchita, so I just want to be recap all the whatever we discussed now. I'm going to just recap. So अगर आपको क्लाउड फॉर्मेशन मान लो आप कभी भी यूज़ करते हो, सबसे पहले तो आपको पता है क्लाउड फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए, राइट? अगर हम कोई भी रिसोर्स जो क्रिएट कर रहे थे, वो रिसोर्स हम मैनुअली ज़्यादा क्रिएट नहीं करते हैं। मतलब ज़्यादा क्रिएट नहीं करने बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, है ना? अब हमारा रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन का, और मान लो कि आपने बोला कि अपने टीम में सजेस्ट किया कि यार हम कोई बाहर का भी तो यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन टूल, बाहर में भी बहुत सारे हैं जैसे टेराफॉर्म है ना, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि नहीं, मुझे एक मैं बाहर से कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहता, मैं AWS स्पेसिफिक बंदा हूँ, तो मुझे AWS का ही ऑटोमेशन टूल बताओ। So in that case, you can use the CloudFormation. CloudFormation is a automation tool to launch the services, or you can say the resources. ठीक है? अब जो सर्विसेज और रिसोर्सेज हम लॉन्च करते हैं यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन, वो हमें कैसे करना है? मतलब हमने जो डिस्कस किया कि स्क्रैच से तो कोई भी चीज़ नहीं लिखता है ना कोई भी, है ना? तो हम वो कहाँ से करेंगे, कहाँ से मिलेगा हमें? तो क्लाउड फॉर्मेशन का ये डॉक्यूमेंट है। बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये उसका डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करने का भी एक तरीका है। आपको इस डॉक्यूमेंट में जाना है, यस, इस डॉक्यूमेंट में जाना है। इस डॉक्यूमेंट में जाके वर्किंग विथ स्टैक करना है, और सैम्पल टेम्पलेट्स में जाना है। सैम्पल टेम्पलेट्स में जब आप जाओगे, तो सैम्पल टेम्पलेट्स के अंदर में ये सारे रीजन स्पेसिफिक हैं कि आपको कौन कौन से रीजन्स में
सर्विसेज को लॉन्च करनी, किस में लॉन्च करनी है आपको, जिसमें भी लॉन्च करनी है आप उसमें चले जाओ और उसको क्लिक कर दो। जैसे मुझे ओहायो में लॉन्च करनी थी, मैंने ओहायो में क्लिक किया। ओहायो में क्लिक करने के बाद सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे आपको जो भी सपोर्टेड सर्विसेज हैं क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, वो सारे के आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, मान लो अगर आप EC2 क्रिएट करना चाहते हो, आप EC2 पे क्रिएट करो और यहाँ से आपको एक बेसिक टेम्पलेट मिल जाएगा। अब जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया था और हमने जो लॉन्च किया, वो EC2 को सिक्योरिटी ग्रुप के साथ था। आप लोग अपने से थोड़ा सा ये भी ट्राई करना, EC2 को इलास्टिक आईपी के साथ और EBS के साथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आपको एक बेसिक लेवल ऑफ आइडिया के लिए एक टेम्पलेट मिल जाएगा, है ना। और फिर इस टेम्पलेट को अपने हिसाब से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना कि मुझे आप लोग करके दिखाओगे ये कि एक पर्टिकुलर AMI के साथ में लॉन्च करना। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया भी आपको कि ये हटाना पड़ेगा आपको। अब ये आप हटा दोगे मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग जब हटाओगे तो मैपिंग के बाद यहाँ पे क्या डालना है वो आप लोगों को थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो मैं नहीं बताऊँगा। तब आप जब आप वहाँ पे वो डाल पाओगे, दैट मीन्स कि आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे एडिट करना है और कैसे काम करना है। और ये जेसन सपोर्ट करता है ना, जेसन और YML। तो अगर मान लो आप जेसन के साथ कंफर्टेबल हो तो जेसन यूज़ करो, अगर जेसन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो इसमें। जस्ट कॉपी करो और एक वेबसाइट है जेसन टू YML, ये वेबसाइट है ना। यहाँ पे आके आप अपना जेसन फाइल, जैसे मेरे पास ये जेसन फाइल है, ये YML is Docker file. no, YML is it is not Docker a Docker file. file. It Or is some, it is again a kind of language, YML, and it supports the list and you can say array kind of, you know। आप यहाँ पे जब आप YML यूज़ करोगे तो आपको उसमें सिंटैक्स का वो लफड़ा नहीं होता है कि मतलब करली ब्रेसेस क्लोज करनी है ना। और अगर एक करली ब्रेसेस छूट गई तो पता नहीं इस चले गए। जैसे मान लो यहाँ पर एक करली ब्रेसेस हटा देता हूँ, तभी देखो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आ गया ना, जेसन पोजीशन। ये तो ये फाइंड आउट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कहाँ पर क्या मिस हुआ है, राइट, जेसन में, अगर आप जेसन के लिए नए हो तो। बट YML में क्या है कि जो भी आप ये ना लिस्ट को फॉलो करता है। तो अभी आप देखोगे ना तो कोई भी सर जो भी लिखा हुआ है इसका एक सिंटैक्स, वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में लिखा है। जैसे पैरामीटर्स है तो पैरामीटर्स के अंदर की नेम, अब इसके साथ में ही यहीं पर इंस्टेंस आएगा, है ना। तो ये ऐसे करके इसको फॉलो करता है, ये SSH लोकेशन। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ लिस्ट है। तो जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल हो, अगर आप जेसन में okay. कंफर्टेबल हो तो आप जेसन यूज़ कर सकते हो, अगर YML में कंफर्टेबल हो तो यू गैस कैन यूज़ द YML ऑल्सो। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि मैंने जो बोला वही करना है। आप जिसमें कंफर्टेबल होते हो, आपको जो आसान लगता है आप वो करो। What do you आ, suggest? Which one देखो, is used widely? मैं तो दोनों यूज़ करता हूँ तो you can use JSON also, it will be good because to editing the JSON is I am more comfortable with it because you can see if I can put my cursor here at the line number 13, right, it is saying it is closing to line number 20, right. If this is missing, okay, so it will show me like, okay, it is opening but it is not closing anywhere, or it will show it is closing here. That means one cursor is missing, sorry, one bracket is missing, right. So अगर आप कंफर्टेबल हो इसके साथ में तो आप यूज़ कर लो, मेरे सजेशन से तो कुछ नहीं होगा Okay. ये कम्प्लीटली देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग पर होती है ना, कि अब मान लो किसी को जावा सीखना आसान लगता है, किसी को पाइथन सीखना आसान लगता है ना। तो ये तो सबके अपने अपनी कंफर्ट लेवल पे है, जिसको जो समझ में जल्दी आ जाता है उसको वो आसान लगता है ना। तो ये करना है आप लोगों को। और इसमें अगर कहीं पर कुछ फंसोगे तो प्लीज़ मुझे बताना, लेकिन ये प्लीज़ आप लोग करना, ये जो टास्क है इसको आप लोगों को करना होगा। ठीक है, ये टास्क को अब
थोड़ा मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं अब हमारा जो क्लाउड का है ना क्लासेस वो ना एंड हो गई है। ठीक है, तो ये मेरा एक बचा हुआ था पार्ट जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में आज ये क्लास में डिस्कस कर लिया। अब बेसिकली मैं ना 30 मिनट्स वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि हाउ यू गैस कैन स्टार्ट मार्केटिंग ऑफ योर रिज्यूमे एंड प्रिपेयर योर रिज्यूमे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ रिज्यूमे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ पहले। इससे ना मतलब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट तो नहीं चलेगा, वो आप लोगों को भी पता है, बट इससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की कंटेंट को अपने रिज्यूम में डालना है। क्योंकि ये जो रिज्यूमेज हैं ये थोड़े से वो ऑफिशियल पैसे वैसे देके जो क्रिएट करवाते हैं वो वाले हैं। तो काफ़ी लोगों ने शेयर किया था मेरे साथ।